हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं बिजनेस सर्विसेज का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग हमारा फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। स्पेसिफिकली देखेंगे कि बिजनेस सर्विसेज क्या है और हम उसके अंदर बहुत सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक है, तो ये काफी मेजर हमारा हीरो कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो, या हीरो टॉपिक, हीरो क्वेश्चन, जो भी हमारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, उसको हम लोग हीरो क्वेश्चन बोलते हैं। तो ये हमारे इस चैप्टर का हीरो क्वेश्चन बोल सकते हो कि बिजनेस सर्विसेज के अंडर कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। बैंकिंग रिलेटेड पूछ सकते हैं, इंश्योरेंस रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, या वेयर हाउसिंग, टेलीकॉम, पोस्ट, कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान लगा के समझना, नोट डाउन करना सारे नोट्स को। ठीक है, शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम लोग समझेंगे थोड़ा सा बेसिक बिजनेस सर्विसेज में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, businesses rely on them to focus on their core activities। तो core activities जो main activities है उसको हमें complete करने के लिए या उसके as a support हमें ये सारे functions की जरूरत होती है। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन है बैंकिंग और कैपिटल एंड ट्रांजैक्शन। तो कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट होता है इनिशियल लेवल से, तो अगर आपको कैपिटल की जरूरत होती है, आपको पैसों की जरूरत होती है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो हम बैंकिंग प्रेफर करते हैं, हम बैंक से लोन्स लेते हैं। ठीक है, फिर जब भी हम बिजनेस हमारा सेटअप हो जाता है तो हमारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस के अंदर, ठीक है, थ्रू बैंक होते हैं। ठीक है, हमारे कोई अकाउंट में पैसे आते हैं, हमारे कस्टमर्स हमें पे करते हैं, तो ये भी थ्रू बैंकिंग होते हैं। तो कोई भी कैपिटल की बात करो या फिर ट्रांजैक्शन की, तो बैंकिंग हमें बहुत हेल्प करती है, हमारा सपोर्ट सिस्टम बनती है। ठीक है, एक सपोर्टिंग फंक्शन होता है बैंकिंग का, कोई भी कोर एक्टिविटी, बिजनेस के कोई भी कोर एक्टिविटी। ठीक है, फिर है इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट एसेट्स एंड ऑपरेशंस। तो इंश्योरेंस मैंने बोला था लास्ट क्लास में भी कि इंश्योरेंस निकाला जाता है बहुत सारे एसेट्स का। ठीक है, व्हीकल्स का, फिर कोई भी ऑपरेशनल एक्टिविटी हो रही होगी या कुछ भी हो रहा होगा तो इंश्योरेंस निकाला जाता है, ताकि अगर कुछ भी लॉसेस होते हैं, कोई चोरी हो जाती है, फायर, आग लग जाती है, तो ऐसे कोई भी केसेस में जब हमारा नुकसान होता है, कुछ डैमेज हो जाता है, तो इंश्योरेंस क्लेम करके हम वो नुकसान को भर सकते हैं। कुछ अमाउंट तक वो भरा जाता है या फिर पूरा नील भी कर सकते हैं, हम लोग पूरा अमाउंट भी रिकवर कर सकते हैं, इसलिए इंश्योरेंस निकाला जाता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। और ये भी एक टाइप की सर्विस है जो हमारे कोर एक्टिविटीज होते हैं, मेन एक्टिविटीज होते हैं, उनको ये सपोर्ट करती है। ठीक है, फिर है ट्रांसपोर्ट एंड वेयर हाउसिंग। आपको पता है खुद भी कि ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग के बिना हम लोग कस्टमर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, हम लोग उन लोगों के पास जा ही नहीं पाएंगे अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। और वेयर हाउसिंग मतलब कोई गोडाउन में अगर हम हमारा जो भी स्टॉक है, जो भी माल है, उसको स्टोर ना कर ले तो आगे प्रोसेस हम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउसिंग काफी इंपॉर्टेंट है। टेलीकॉम एंड पोस्टल फॉर कम्युनिकेशन, तो जो भी कम्युनिकेटिंग मीडियम्स होते हैं उसमें हमें हेल्प करता है टेलीकॉम और पोस्टल। ठीक है, वो भी हम देखेंगे डेप्थ में। फिर है ग्लोबल integration. India has emerged as a global hub serving MNCs with IT, BPO and other specialized services. तो इंडिया एक ग्लोबल इंटीग्रेशन माना जाता है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ हमारे कंट्री को नहीं, सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, बट ग्लोबली चीजों को सर्व करते हैं। हमारे कंट्री का जो बीपीओ, आईटी वगैरह जो डिपार्टमेंट, वो हम एज एमएनसी भी है। ठीक है, हमारे कंट्री की बहुत बड़ी एमएनसी है, हम दूसरे कंट्रीज में भी हमारे प्रोडक्ट, हमारी सर्विसेज को हम सर्व करते हैं, और ताकि दूसरे कंट्री के भी लोग हमारी चीजों का अवेल कर सके, एंजॉय कर सके, उनको कस्टमर्स को भी बहुत सारे बेनिफिट्स हम दे सके। ठीक है, इसलिए हमें ग्लोबल इंटीग्रेशन इंडिया को कहा जाता है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पे, काफी इंपॉर्टेंट है कमर्शियल बैंक। तो जिस बैंक में आप जाते होंगे आपके पेरेंट्स के साथ, आपके गार्डियंस के साथ, उसको आप कमर्शियल बैंक बोलोगे, सीधी बात। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड एक्सटेंड लोन्स टू इंडिविजुअल बिजनेसेस, गवर्नमेंट एंटिटी एम टू अर्न प्रॉफिट्स। तो कमर्शियल बैंक में बेसिकली हम कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, एज ए सेविंग, ठीक है, डिपॉजिट करते हैं, और हमें जितने भी अमाउंट चाहिए होती है हम लोन्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के लोन लिए जाते हैं। होम लोन लिया जाता है घर खरीदने के लिए,
बिजनेस लोन लिया जाता है बिजनेसेस को चलाने के लिए, एजुकेशन लोन लिया जाता है अगर आप कोई पर्टिकुलरली कोर्स कर रहे हो, कोई पर्टिकुलरली एजुकेशन ले रहे हो, बहुत ज्यादा अमाउंट है तो एजुकेशन लोन भी लिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत टाइप के लोन्स होते हैं, वो आपको एक पर्टिकुलरली अमाउंट देते हैं कि आपका जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी नीड है वो फुलफिल हो जाए, क्योंकि अभी आपको पैसों की ज्यादा मेजर जरूरत है और आप उसको धीरे 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 करके इंटरेस्ट पे करके और जो भी मेच्योरिटी पीरियड होता है तब तक आप उसको पे ऑफ कर देते हो, पे बैक कर देते हो। ठीक है, तो ये हमारे नॉर्मल कमर्शियल बैंक में होता है। कमर्शियल बैंक इंडिविजुअल्स को भी लोन देती है, उनके डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, बिजनेसेस को भी और गवर्नमेंट एंटिटीज को भी। ठीक है, क्यों? उनका एम होता है टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमारे नॉर्मल बैंक जो हम जाते हैं बैंक में वो बैंक है। ठीक है, कमर्शियल बैंक को आप रिलेट कर पाओगे और हमारे सिलेबस में कमर्शियल बैंकिंग के फंक्शंस ज्यादा स्पेसिफाई किए गए हैं, ज्यादा डिटेल में कमर्शियल बैंक ही है, क्योंकि वो हम रिलेट कर सकते हैं, वो हम डे टू डे लाइफ में हमारे डेली एक्टिविटीज में कमर्शियल बैंक ज्यादा इंडल्ज होती है एज कम्पेयर टू बाकी के बैंक, वो भी हम करेंगे। ठीक है, लेकिन इसको हम ज्यादा पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तीन तरह की बैंक होती है, एक पब्लिक सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर और एक फॉरेन बैंक। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द ओनरशिप पब्लिक सेक्टर बैंक की ये गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी एसबीआई है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, तो ये सारे जो बैंक है उसका मेजॉरिटी ऑफ ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है। कुछ ओनरशिप बाकी प्राइवेट सेक्टर्स के पास, प्राइवेट मतलब बेसिकली नॉर्मल पब्लिक के पास भी होती है, बट मेजॉरिटी ऑफ द ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है। गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट मॉनिटर करता है, इसलिए उसको पब्लिक सेक्टर बैंक कहा जाता है। फिर आते हैं प्राइवेट बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक ओन बाय प्राइवेट एंटिटीज। तो प्राइवेट एंटिटी जैसे हमारे सारे प्राइवेट बैंक आपके आजू बाजू में आपने देखे होंगे। ठीक है, आपके घर के पास बहुत सारे बैंक होंगे, आपकी सिटी में बहुत सारे बैंक होंगे। एग्जाम्पल्स में एचडीएफसी लिखा है, आईसीआईसी है ना, बहुत सारे अलग अलग बैंक है जो लोकल बैंक हम प्राइवेट बैंक उसको कहते हैं। फिर फॉरेन बैंक, इंटरनेशनल ऑपरेशन इनसाइड इंडिया, सिटी बैंक, तो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑपरेशन होते हैं, तो हर एक कंट्री की करेंसी अलग अलग होती है, इसलिए ये फॉरेन बैंक अलग होते हैं। ये हमारे नॉर्मल प्राइवेट या पब्लिक बैंक में इंडल्ज ये एक साथ नहीं कर सकते हम काम, क्योंकि हमारे कंट्री की करेंसी एक ही है और वो विद इन कंट्री चल रहा है, इसलिए ये सारी चीजें पब्लिक और प्राइवेट बैंक में होती है। बट अगर कोई फॉरेन करेंसी आ रही है, कोई और कंट्री से हमारे कंट्री में पैसा आ रहा है, तो फॉरेन बैंक में उसके ऑपरेशन होते हैं, जिसके एग्जाम्पल में सिटी बैंक लिखा गया है। ठीक है, होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लो और फिर आगे के बैंक भी एक्सप्लोर करते हैं, आगे के बैंक देखते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करो फटाफट। ओके क्लास, कंटिन्यू करते हैं हमारे सेकेंड टाइप के बैंक के साथ। सेकेंड टाइप का बैंक क्या है? कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, जैसे हमने कमर्शियल बैंक देखा था, देखते हैं कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है। ऑपरेट अंडर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, सर्विंग देयर नीड्स फार्मर्स, स्मॉल ट्रेडर्स। तो ये किसके अंडर ऑपरेट होती है? स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर ये कोऑपरेटिव बैंक्स आती है। ठीक है, तो उसमें कुछ मेंबर्स को, जैसे कौन से मेंबर्स होते हैं, जैसे स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं या पीजेंट्स, फार्मर्स होते हैं, उनको हम लोग सर्व करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो बैंक्स होती है वो स्टेट लेवल एपेक्स बैंक्स होती है, मतलब स्टेट लेवल हेड बैंक। ठीक है, स्टेट के अंदर पर्टिकुलर एक स्टेट है, वहां पे एक कोऑपरेटिव बैंक होगी और उसके अंदर ही सब कुछ होगा। ठीक है, एपेक्स मतलब हेड बॉडी। ठीक है, फिर है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक। तो डिस्ट्रिक्ट की एक सेंट्रल बैंक होती है जो सारे डिस्ट्रिक्ट के बैंक को मॉनिटर करे। ठीक है, फिर है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, विलेज लेवल। तो ये एकदम छोटे छोटे गांव में बैंक होती है, ताकि प्राइमरी एग्रीकल्चरल जो बेसिकली एग्रीकल्चर पे फोकस करती है, पीजेंट्स के लिए एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती करने के लिए जो भी पैसे की जरूरत पड़ती है फार्मर्स को, वो प्रोवाइड करने के लिए ये बैंक्स होती है। छोटे छोटे लेवल पे बनाई जाती है, मतलब छोटे छोटे गांव में विलेज लेवल पे ये बनाई जाती है। ठीक है, प्राइमरी फोकस क्या है इनका? एग्रीकल्चर एंड रूरल क्रेडिट। तो बेसिकली एग्रीकल्चर और रूरल क्रेडिट मतलब
एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के लिए, और रूरल मतलब विलेज एरियाज के लिए, रूरल एरियाज के लिए ये क्रेडिट प्रोवाइड कर सके, पैसे प्रोवाइड कर सके, उनको फाइनेंस प्रोवाइड कर सके, ताकि वो अपने जो उनके एक्टिविटीज है वो अच्छे से स्मूथली उसको कर पाए, वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाए, ठीक है, और कोई भी पैसों की वजह से कोई रुकावट ना आ सके, इसलिए ये कोऑपरेटिव बैंक बनाई जाती है, ठीक है। फिर कौन सी टाइप की बैंक है? स्पेशलाइज्ड एंड डेवलपमेंट बैंक। तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होता है कि कुछ हम और ग्रो कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं, कुछ डेवलप कर रहे हैं, तो ये बैंक लोन देती है, ठीक है। तो सर्व स्पेसिफिक सेक्टर्स विद स्पेशलाइज्ड फाइनेंसिंग, तो ये सिर्फ कोई स्पेसिफिक सेक्टर को ही प्रोवाइड करती है, ठीक है, और इसका जो फाइनेंसिंग होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है, अलग तरीके का होता है, जो बाकी के बैंक का जो मेथड होता है वैसा मेथड नहीं होता है। फर्स्ट क्या है? डेवलपमेंट बैंक। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फंडिंग, जैसे नाबार्ड, सिडबी। तो बेसिकली क्या होता है कि जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, ठीक है, मतलब रेलवे ले लो, एयरपोर्ट्स ले लो, ठीक है, एयरवेज के जो भी चीजें है वो ले लो, तो बड़े ब्रिजेस बनाने हैं, बड़े बड़े रोड्स बनाने हैं, मेट्रो डेवलप करना है, मोनो रेल्स डेवलप करना है, तो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो फंडिंग की जरूरत पड़ती है, जो पैसों की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए एग्जाम्पल दिए मैंने, तो डेवलपमेंटल बैंक हेल्प करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है, और इसका जो भी मेथड होता है वो काफी डिफरेंट होता है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमें बस इतना ही इस कंटेंट में पढ़ना है कि डेवलपमेंटल बैंक जो होती है वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग करती है, ठीक है। जो हमारे नॉर्मल कमर्शियल बैंक होते हैं या फिर कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उनकी तरह इसका सिस्टम नहीं होता है, काफी डिफरेंट होता है, ठीक है। फिर है स्पेशलाइज्ड बैंक, केटर टू यूनिक फाइनेंशियल नीड्स लाइक हाउसिंग और एक्सपोर्ट्स। तो हाउसिंग के लिए या एक्सपोर्ट्स के लिए ये ऐसे अलग अलग एकदम यूनिक जो क्या बोलते हैं, यूनिक आपका जो भी आइडिया होगा या फिर कोई आपका पर्पस होगा यूनिक, उसके लिए ये ऐसे बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक पे करते हैं कि कुछ अलग ही पर्पस है, कुछ अलग ही आइडिया है, तो उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए उसको एक्चुअली वो परफॉर्म कर पाओ, उसके लिए आपको पैसों का कोई रुकावट ना हो, इसलिए ये यूनिक पर्पसेस के लिए ये फाइनेंशियल नीड्स हमारी पूरी करती है, ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं, हमें इतना डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए इसका नाम और उसका मतलब, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में इतना ही कंटेंट है और इतना डेप्थ में इसको जाना नहीं है। सिर्फ डेप्थ में हमें कमर्शियल बैंक पढ़ना है, क्योंकि वो हम रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज में हमारे यूज करते हैं, हम रेगुलरली कमर्शियल बैंक का ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर है सेंट्रल बैंक, हमें पता ही है सबको कि सेंट्रल बैंक हमारी आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो एपेक्स रेगुलेटर है, हमें पता है टॉप पे आती है, ठीक है, उसके अंडर सारे बैंक को हम मॉनिटर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए एपेक्स रेगुलेटर का है कंट्रोलिंग करेंसी, क्रेडिट पॉलिसीज एंड सुपरवाइजिंग बैंक। तो हमारी जो करेंसी है उसको कंट्रोल करती है, ठीक है, ज्यादा भी मार्केट में पैसा निकलना नहीं चाहिए और कम भी पैसा नहीं होना चाहिए, कि हमारा जो मनी फ्लो है, जो सर्कुलर फ्लो होता है पैसों का, वो उसमें कोई रुकावट आ जाए, ठीक है। फिर क्रेडिट पॉलिसीज ये बनाते हैं, पॉलिसीज ये क्रिएट करते हैं, और जो सारे बैंक्स होते हैं उनको सुपरवाइज भी मॉनिटर भी आरबीआई करती है। फंक्शंस इंक्लूड इशूइंग करेंसी, मैनेजिंग मॉनेटरी पॉलिसीज, सर्विंग बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड रेगुलेटिंग अदर बैंक। तो यही सारे इसके फंक्शंस है, इसकी एक्टिविटीज है, तो ये सारे फंक्शंस ये पर्टिकुलरली आरबीआई परफॉर्म करती है, ठीक है। फिर आते हैं डिफरेंशिएटेड बैंक पे। तो डिफरेंशिएटेड बैंक का डिफरेंट पर्पसेस है, ठीक है, उसमें कुछ हमने बैंक यहाँ पे लिखे हुए हैं। रीजनल रूरल बैंक आरआरबी, jointly owned by central and state government, and sponsor bank focused on rural areas and priority sector lending, एग्जाम्पल एग्रीकल्चर। तो ऐसे जो छोटी छोटी चीजें पर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें जो है, जैसे कि एग्रीकल्चर, जिसको ज्यादा कोई बैंक नॉर्मल जो हमारे कमर्शियल बैंक वगैरह होते हैं वो कतराते हैं लोन देने के लिए, तो ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेते हैं, तो उसमें कोई और बैंक भी स्पॉन्सर करते हैं कि हम पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में, ठीक है, मेजॉरिटी जो इश्यूज है, ठीक है, उसको टैकल करने के लिए, वो सॉल्व करने के लिए जो भी फाइनेंस की जरूरत होगी तो हम प्रोवाइड करेंगे। तो एग्जाम्पल में हमने एग्रीकल्चर लिखा है, और भी बहुत सारे चीजें होती है जिसके लिए हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है। तो ये पर्टिकुलर बैंक जो है, जो किसने ओन की है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने पार्टली ओन की है, कुछ स्पॉन्सर भी करते हैं जो नॉर्मल बैंक है बाकी की, ठीक है, प्राइवेट पब्लिक बैंक, वो भी स्पॉन्सर करती है, ताकि हम रूरल एरियाज को
ठीक है, उनके जो इश्यूज है उसको टैकल कर सके, उनको सॉल्व कर सके, ठीक है। फिर है लोकल एरियाज बैंक, LABs, प्राइवेटली ऑपरेटेड इन लिमिटेड रीजन टू सपोर्ट लोकल सेविंग्स एंड लेंडिंग। तो छोटे छोटे एरिया में जहाँ पे बैंक काफी दूर है या फिर छोटे छोटे एरियाज में बैंक ही नहीं है, तो वहां पे ये LABs होती है, ताकि उन एरियाज के जो भी लोकल सेविंग्स है वो हो सके और लेंडिंग्स वगैरह हो सके, उनको भी लोन्स की जरूरत हो तो ये बैंक प्रोवाइड करती है। फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक, SFBS, focuses on financial inclusion for small businesses and farmers, offering both deposits and loans. तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में जो छोटे छोटे लेवल पे है ना, जो स्मॉल स्केल पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या कोई फार्मर्स है जो स्मॉल स्केल पे उनका फार्मिंग करना चाहते हैं, तो ये पर्टिकुलर बैंक तब फंडिंग करती है, फंड्स प्रोवाइड करती है बिजनेसमैन को भी और फार्मर्स को भी, ताकि जो भी वो काम करना चाहते हैं, जो भी वो ऑपरेशन करना चाहते हैं, जो भी वो एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं, वो स्मूथली परफॉर्म हो सके और उनको पैसे मिल सके, ठीक है। और भी है आगे, आप ये नोट डाउन कर लो एंड देन विल कंटिन्यू। क्योंकि क्लास कंटिन्यू करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। जैसे मैंने रिपीटेटिवली बोला है, कमर्शियल बैंक को हम लोग होली डेप्थ में पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और कमर्शियल बैंक का ही आपको ये स्पेसिफिकली फंक्शन दिए हुआ है, बाकी सारे बैंक के आपको आपके सिलेबस में आपकी बुक में नहीं दिया गया है। तो देखते हैं क्या है उसके फंक्शंस। तो दो टाइप के फंक्शंस है, एक प्राइमरी फंक्शंस है और एक सेकेंडरी फंक्शंस है। तो प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। तो जो भी पैसा आपके पास होता है तो आप जाके बैंक में डिपॉजिट कर देते हो, ठीक है। ये हम हमारे साथ भी होता है, हम भी कमर्शियल बैंक यूज करते हैं यूजुअली, तो आप रिलेट कर पाओगे, है ना। आपकी कोई सेविंग्स, आप कुछ सेव करना चाहते हो, समझो आपको 70,000 सैलरी है, 1 लाख सैलरी है, उसमें से आप कुछ 20% सेव करना चाहते हो, 30% सेव करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, बैंक में जाके डिपॉजिट कर देते हो कि ये अमाउंट मुझे सेव करनी है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के आपके अकाउंट्स होते हैं। ऑफर करंट ऑन डिमांड सेविंग लिमिटेड विद ड्रॉल्स विद इंटरेस्ट एंड फिक्स डिपॉजिट हायर इंटरेस्ट एंड फिक्स ड्यूरेशन। तो फिक्स डिपॉजिट को हम लोग FD बोलते हैं। फिक्स डिपॉजिट में जब आप पैसा डालते हो तो आप उसको निकाल नहीं सकते हो, निकाल सकते हो मतलब आप पूरा होलसेल अमाउंट जब निकालोगे तो फिर आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। जो आपकी अमाउंट है वही निकलेगी, लेकिन ये यूजुअली आप निकाल नहीं सकते हो फिक्स डिपॉजिट में, इसके वजह से आपको हायर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। और ये फिक्स ड्यूरेशन के लिए होता है फिक्स डिपॉजिट, मतलब आप 1 साल के लिए डिपॉजिट कर सकते हो एक ही पर्टिकुलर अमाउंट। तो बार बार आपको वो पर्टिकुलर जो अमाउंट है वो वापस आपको हर महीने या जो भी है आपका टाइम शेड्यूल 15 दिन में, महीने में, 3 महीने में आप जो डिपॉजिट करते हैं वो करने की जरूरत नहीं है। एक ही बार आपको, समझो आप 20,000 डिपॉजिट कर रहे हो तो 20,000 आपके फिक्स डिपॉजिट में आ जाएगा, आप बार बार उसको पैसा नहीं डालोगे। तो वो एक ही बार आप डालते हो और वो फिक्स ड्यूरेशन के लिए डालते हो, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 1 साल के लिए। तो वो ड्यूरेशन का जितना भी इंटरेस्ट बनता है तो वो इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और मेच्योरिटी के दिन आपको वो पैसा भी वापस मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे डिपॉजिट हम करते हैं, सेविंग अकाउंट में किया जाता है, ठीक है, जहाँ पे लिमिटेड अमाउंट ही आप विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, और आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, ठीक है। और करंट अकाउंट में भी आप सेव कर सकते हो। करंट अकाउंट में ऑन डिमांड जब भी आपको पैसा निकालना होगा तभी भी, कभी भी निकालना होगा तभी निकाल सकते हो, ठीक है। फिर है एडवांसिंग लोन्स एंड क्रेडिट्स, so provide overdrafts, cash credits, bill discounts, term loans and customer credits. So this is how they generate interest income. तो interest income उनके लिए, जब हम लोन लेंगे, कोई भी प्रकार का लोन लेंगे, पैसा अगर बैंक से लेंगे तो हम उनको इंटरेस्ट पे करेंगे, क्योंकि वो हमें होलसेल अमाउंट, जो भी अमाउंट हमें चाहिए वो हमें दे रहे हैं, ऑन द स्पॉट दे रहे हैं, उस मोमेंट पे दे रहे हैं जिस मोमेंट में हमको जरूरत है। तो इसलिए हम उनको मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट पे करते हैं और जो भी मेच्योरिटी डेट होती है तभी उनको हम पैसा रिटर्न करते हैं, ठीक है। या फिर हम एज अ EMI बेस्ड वो लोन को पे करते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली उसके अंदर आ जाएगा जहां आपको ओवरड्राफ्ट होता है, कैश क्रेडिट्स होते हैं, बिल डिस्काउंट किए जाते हैं, ठीक है, लोन दिए जाते हैं, टर्म लोन और क्रेडिट, कस्टमर क्रेडिट
भी किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, हम बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। हम जब बैंक में डिपॉजिट करते हैं पैसे तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, और जब हम बैंक से पैसे लेते हैं एज ए लोन बोरो करते हैं तो हमें इंटरेस्ट भरना पड़ता है ईएमआई के साथ। ठीक है, ईएमआई तो मुद्दल अमाउंट, मुद्दल मतलब जो उसकी एक्चुअल अमाउंट है, जो अमाउंट हमें मिली है। ठीक है, हमने 2 लाख का लोन लिया है तो 2 लाख आप ईएमआई में पे कर रहे हो, लेकिन उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। ठीक है, फिर एक क्रेडिट क्रिएशन, lending more than the total deposit, fractional reserve system which creates additional money in the economy। तो क्रेडिट क्रिएशन में क्या होता है कि जितना आपने डिपॉजिट किया है, ठीक है, lending more than दैट डिपॉजिट। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि आपके पास जो डिपॉजिट है, बैंक के पास जो डिपॉजिट है, उससे ज्यादा हम लेंडिंग कर रहे हैं, मतलब उससे ज्यादा हम लोगों को लोन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये केस हो जाते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम, तो क्रिएट एडिशनल मनी इन द इकोनॉमी। तो उसकी वजह से इकोनॉमी में ज्यादा मनी आ जाता है, और ऐसे केसेस में बैंक क्या करते हैं, वो आरबीआई से पैसा लेते हैं कि अगर बैंक के पास पैसों की शॉर्टेज हो गई, कि डिपॉजिट कम है और लोन ज्यादा ले रहे हैं लोग, तो आरबीआई ऐसे केसेस में हेल्प करती है बैंक्स को। ठीक है, और इस केस में क्या होता है कि हमारे इकोनॉमी में ज्यादा पैसा होता है, एडिशनल मनी आ जाता है। ठीक है, फिर आते सेकेंडरी फंक्शंस पे। तो सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहले एजेंसी फंक्शंस। तो एज ए एजेंट काम करता है बैंक हमारे लिए। ठीक है, हमारी चीजें पूरी करता है, हमारे बिहाफ में काम करता है, परफॉर्म ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर यूजुअली फॉर अ फी और कमीशन। तो हमारे बिहाफ में वो हमारे लिए काम करता है, तो उसके वजह से थोड़ा बहुत पैसा उनको मिलता है एज ए कमीशन या फीस वो चार्ज करता है वो पर्टिकुलर काम करने के लिए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल फंड ट्रांसफर वाया ड्राफ्ट, टेलीग्राफ, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, चेक। तो हम लोग ट्रांसफर करते हैं पैसे। ठीक है, जैसे मैंने आपको चेक दे दिया, ठीक है, आप मुझे समझो कुछ दे रहे हो, कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, प्रोडक्ट है या कोई भी सर्विस है, तो मैंने आपको पेमेंट की थ्रू चेक। तो बैंक डायरेक्टली ट्रांसफर करता है अमाउंट आपके बैंक में, तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो डायरेक्टली बैंक करता है, तो मुझे कैश देने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद से देने की जरूरत नहीं है, पैसा आपको बैंक देगी। तो उस केसेस में वो कुछ ना कुछ थोड़े बहुत चार्जेस लेता है, और वो भी उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, फिर है कलेक्शन ऑफ चेक, बिल्स, डिविडेंड्स, रेंट, प्रीमियम्स। तो जैसे वो चेक दे रहा है वैसे कलेक्ट भी करेगा। ठीक है, तो कोई बिल्स है, ठीक है, उसका कलेक्शन, या फिर हमें जो भी पैसा मिलता है थ्रू बैंक, ठीक है, कि आपको बैंक ट्रांजैक्शन के थ्रू कोई भी पैसा मिला है, आपको किसी ने पे किया है, तो वो भी बैंक कलेक्ट करता है। वेराज आपकी कोई बिल्स है, ठीक है, कि आपको पे करना है, तो वो भी बैंक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिसीव भी होता है और ये पैसे पे भी करते हैं बैंक हमारे बिहाफ में। ठीक है, तो जैसे हम रेंट पे करते हैं, हमें रेंट मिलता है ना, हमें डिविडेंड मिलता है, आपने कोई पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट किया है, शेयर है उस कंपनी के आपके पास, तो आपको पार्ट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, तो वो भी आपके बैंक में डायरेक्टली आ जाता है। ठीक है, फिर पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस, इंश्योरेंस, यूटिलिटी बिल्स। तो यहाँ पे जैसे हम रिसीव कर रहे हैं चीजें, तो यहाँ पे हम चीजें दे रहे हैं। ठीक है, हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, टैक्स पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस क्या जो भी अमाउंट है, ठीक है, वो पे कर रहे हैं। फिर हम कोई यूटिलिटी बिल्स में छोटे मोटे बिल्स, आपने देखा भी होगा आपके घर पे रिचार्ज अगर कोई करता होगा तो वो आपके मोबाइल से ही रिचार्ज किया जाता है, फिर बैंक ट्रांजैक्शन होता है, आपके पैसे कट जाते हैं। ठीक है, आप नॉर्मल जो जी पे करते हो, है ना, गूगल पे करते हो, फोन पे करते हो, ठीक है, पेटीएम वगैरह यूज करते हो, तभी आपके बैंक में से पैसे कट जाते हैं। ठीक है, तो जो ये सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसके छोटे मोटे चार्जेस बैंक लेती है, ताकि वो अपने एज ए इनकम उसको जनरेट कर सके। फिर फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग फॉर ट्रेड और परचेज सेल ऑफ सिक्योरिटी। तो फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स भी ये बैंक हमें एज ए एजेंट हेल्प करती है फॉरेन एक्सचेंज में भी, और परचेज सेल ऑफ सिक्योरिटीज मतलब हम कोई सिक्योरिटी बाय करते हैं, फॉर एग्जांपल हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर डिबेंचर्स इशू करते हैं, तो उसमें भी हमें बैंक हेल्प करती है। ठीक है, बैंक ट्रांजैक्शंस हमें हेल्प करते हैं। फिर जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, तो ये सर्विसेज ऑफर डायरेक्टली टू द कस्टमर्स और पब्लिक, डायरेक्ट ऑफर करते हैं वो हमारे जैसे कस्टमर्स को कि ये सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या सर्विसेज है? सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। तो हमें डिपॉजिट लॉकर्स दिए जाते हैं कि हम हमारे जो भी चीजें हैं उसको सेफली रख सके।
ट्रैवल एंड ट्रेड फाइनेंस सर्विसेज, तो कोई भी ट्रैवल या ट्रेड रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज है वो भी हमें वो प्रोवाइड करते हैं, अवेल करते हैं। फिर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एडवाइस, टैक्स कंसल्टेंसी, तो अगर बहुत सारे पॉलिसीज है, ठीक है, जो हम बैंक के अवेल कर सकते हैं, उससे हमें कोई बेनिफिट होगा, मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है ऐसे ही तो मुझे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, तो बैंक मुझे गाइड करता है, ठीक है, कि ये आप ऐसे ऐसे पॉलिसीज में ऐसे ऐसे चीजों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो कि आपको इतने हाई रिटर्न्स मिलेंगे। फिर टैक्स रिलेटेड अगर मुझे कोई डाउट्स है, ठीक है, मुझे कितना, मैं कौन से टैक्स स्लैब में आती हूँ, मुझे कैसे टैक्स को पे करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि मेरा मिनिमम एक्सपेंस हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें वो प्रोवाइड करते हैं, टैक्स कंसल्टेंसी देते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि ये आप ऐसे ऐसे वे में करोगे तो आपका मिनिमम एक्सपेंस होगा और आप ज्यादा बेनिफिशियरी साइड में होंगे, ठीक है। इशूइंग पेमेंट कार्ड्स, ई बैंकिंग फैसिलिटीज, तो वो हमें पेमेंट कार्ड देते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह हमें प्रोवाइड करते हैं, और हमें ई बैंकिंग फैसिलिटीज भी देते हैं कि आप आपके मोबाइल फोन से ही आप सारे चीजें कर सको, सारे एक्टिविटीज कर सको, कि ताकि आपको हर बार बैंक आने की जरूरत नहीं है और हर चीजें करने की जरूरत नहीं है बैंक पे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, काफी बेसिक है, आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है ये फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, और ये क्वेश्चन आता है, तो ये काफी कम कंटेंट में ये हम लोगों ने जो आपके टेक्स्ट बुक में बड़े बड़े पैराग्राफ में दिया है उसको पॉइंट वाइज करने की कोशिश की है ताकि आपको इजी पड़े, तो आप इसको नोट डाउन कर लिया करो और साथ साथ में आप सिर्फ मीनिंग समझ लिया करो, थोड़ी बहुत चीजें याद रख लिया करो और आपके वर्ड्स में लिख सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप आगे के वीडियोस भी देख सको, आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि वो लोग भी आपके साथ मिलके पढ़ सके। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।